हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया आरबीआई के थ्रू यानी कि भारतीय सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक आरबीआई जो डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है वो किस तरीके से काम करेगी। भारत की अपनी सीबीडीसी है, ये लॉन्च होने जा रही है और वो किस तरीके से काम करेगी आज हम उसी वीडियो में ये देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सीबीडीसी दूसरी डिजिटल करेंसी जो कि स्टेबल वैल्यू रखती हैं उनके साथ किस तरीके से कंपैरिजन करने पर अपने आप को बेहतर साबित करती है। साथ ही साथ हम क्रिप्टो करेंसी से भी इसका कंपैरिजन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि सीबीडीसी वाला जो कंसेप्ट है ये भारत में कहाँ तक पहुँचा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आउटलुक की एक रिपोर्ट है, ये संडे को पब्लिश हुई थी 8 अक्टूबर 2022 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आरबीआई लॉन्चेस कंसेप्ट नॉट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च ए कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई ने एक कंसेप्ट नोट जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग वो लोगों को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में अवेयर करना चाहते हैं विद ए मोटिव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सीबीडीसी। तो सीबीडीसी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये चीज़ की जा रही है। एक और वेबसाइट से मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये तो आप ये देख सकते हैं, ई रूपी का एग्जाम्पल कॉइन डेस्क से मिलता है। तो पहला हमने देखा जो जनरल न्यूज़ वेबसाइट है, और ये क्रिप्टो वेबसाइट है जो कि आपको कॉइन डेस्क के नाम से जो आपको क्रिप्टो की न्यूज़ दे रही है। यहाँ पर भी है, ये है 7 अक्टूबर 2022 की न्यूज़, 4:52 पर शाम के समय ये पब्लिश हुई है और 7 अक्टूबर 2022 को 7:44 पर ये जो है दोबारा से अपडेट हुई है। यहाँ पर है, इंडिया सेंट्रल बैंक क्रिस्टलाइज सीबीडीसी विजन इन कंसेप्ट नोट, यानी कि सीबीडीसी किस तरीके से काम करेगा, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल रुपी क्या है। तो डिजिटल रुपी के बारे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हर एक कंट्री का अपनी करेंसी रहती है, नेशनल करेंसी। जैसे चाइना की करेंसी है युआन, वैसे ही चाइना की जो सीबीडीसी है या डिजिटल करेंसी है वो है डिजिटल युआन, या फिर आप उसको ई युआन के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पर इंडिया का जो डिजिटल करेंसी है, इंडिया की जो सेंट्रल करेंसी है या नेशनल करेंसी है, फिएट करेंसी है जिसको आप बोल सकते हैं, वो है रुपया आईएनआर। तो यहाँ पर अगर हम डिजिटल रुपी की बात करें तो ये हो जाएगा ई रुपी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रुपये। अब इसके पीछे के जो 3-4 कारण हैं वो बड़े ये हैं कि ये सेंट्रल बैंक, भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और ये एक लीगल टेंडर रहेगा। जैसे कि जो अदर क्रिप्टो करेंसी हैं जैसे यूएसडीटी है, उसकी वैल्यू लगभग स्टेबल मानी जाती है, लेकिन वो एक लीगल टेंडर नहीं है। तो यहाँ पर जो सीबीडीसी रहेगी वो लीगल टेंडर रहेगा। दूसरा, सीबीडीसी बाय आरबीआई इज सोवरन करेंसी। तो सोवरन करेंसी आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि किसी करेंसी को प्रिंट करने के लिए पुराने समय में गोल्ड के इक्विवेलेंट उसको रखा जाता था। तो ये सॉवरन करेंसी जो रहेगी ये इस तरीके से ही इसकी वैल्यू डिसाइड की जाएगी, यानी कि ये फिएट के इक्विवेलेंट रहेगी और उस गोल्ड से इस या फिर धातु से जो मापा जाता है चीज़ों को, उस तरीके से यहाँ पर ये इसके प्राइस को कंट्रोल करेंगे। अब आगे हम देखेंगे, एक्सचेंजेबल रहेगी 1-to-1 विद फिएट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, जैसे आप यूएसडीटी को डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकते लेकिन किसी एक्सचेंज पर जाकर ही कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी करेंसी हैं जैसे वन है जिसको आप एक्सचेंज ही नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल में फिएट के कंपैरिजन में। तो या फिर कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर क्रिप्टो को लीगल टेंडर नहीं माना जाता तो वो एक्सचेंज नहीं करते। लेकिन जो सीबीडीसी रहेगी वो आपके जैसे एक एक डिजिटल रुपया जो 1 रुपये का सिक्का है उसके बराबर रहेगा, आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। इनके बारे में और चीज़ें भी जानेंगे, जैसे कि एक्सचेंज करने में आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। सबसे पहले हम डिजिटल रुपया जो भारत का लॉन्च होने वाला है उसके फीचर देख लेते हैं। तो सीबीडीसी बाय आरबीआई सॉवरन करेंसी अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए, हर एक देश की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी कि वित्तीय पॉलिसी रहती है। तो वित्तीय पॉलिसी के अंदर इसको सॉवरन करेंसी जो रहेगी ये, यानी कि धातु के बदले में इसकी वैल्यू को डिसाइड किया जाएगा और ये आप यहाँ पर इसको लीगल टेंडर का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि इसको गवर्नमेंट की मान्यता रहेगी क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च की जा रही है। सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं और वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, उन सभी की सॉवरन वो सभी सॉवरन करेंसी रहेंगी
और वो उस देश की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएंगी और इसको जो है जो फिएट करेंसी है उसके इक्विवेलेंट जो है ट्रीट किया जाएगा। और आगे देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ये बताया गया है दूसरा पॉइंट में कि जो आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा रही है या भारत की सीबीडीसी जिसे हम कह रहे हैं, ये रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। तो इससे आपकी रिलायबिलिटी या लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा ये कि मोड ऑफ पेमेंट की तरह इसको यूज किया जाएगा, लीगल टेंडर के तौर पर भी हम इसे समझेंगे, और ये सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू भी रहेगा। जैसे कि आप बिटकॉइन खरीदते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं और कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू गिर जाती है, डाउन हो जाती है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का कोई भी झंझट नहीं रहेगा क्योंकि सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू रहेगी। ये आपकी फिएट के इक्विवेलेंट है, यानी कि अगर आपने 100 ई रुपी एक बार स्टोर करके रख लिए तो वो आपके 100 ई रुपी ही रहेंगे, उनकी वैल्यू 100 ई रुपी से कम नहीं होगी, ना ही ज़्यादा बढ़ेगी। ये भी एक यहाँ पर पॉइंट है। आगे देखते हैं, इसको मोड ऑफ पेमेंट के तौर पर, लीगल टेंडर के तौर पर और सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर सभी सिटीजन्स के द्वारा, एंटरप्राइजेस के द्वारा और गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा यूज किया जा सकता है, किया जाएगा। आप भी इसको यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी यूज कर पाएगा, सभी बिजनेस यूज कर पाएंगे, जितनी भी फर्म्स हैं सभी इसको यूज करेंगी। वो इसको पेमेंट के तौर पर भी इसका लेन देन कर सकती हैं, इसको लीगल टेंडर के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर वो सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं, यानी कि अपने फंड को इकट्ठा करके रख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है और ये हाईलाइट भी है सीबीडीसी का या फिर ई करेंसी के फीचर्स का, ये है सीबीडीसी टू फिएट कन्वर्जन इज फ्री। तो यहाँ पर ये सीबीडीसी को जो दूसरी करेंसी से बेहतर बनाता है या बेटर बनाता है वो है फ्री फिएट कन्वर्जन या कन्वर्टिबल टू फिएट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे आप किसी भी डिजिटल करेंसी को या फिर वर्चुअल करेंसी को या क्रिप्टो करेंसी को आप बात करें, यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं अपनी फिएट करेंसी में किसी एक्सचेंज के माध्यम से या फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको ट्रेडिंग चार्ज उसके साथ साथ एक्सचेंज चार्ज दोनों देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप सीबीडीसी को फिएट के बराबर चेंज करेंगे, फिएट में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्जन जो है बिल्कुल फ्री है, यानी कि ई रुपी का फिएट करेंसी में या बैंक नोट में बदलना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पर आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैंक नोट में क्या होता है ना, जब आप बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अपना कुछ चार्ज काटता है, इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ पर भी कुछ चार्ज कटता है। लेकिन और किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी कुछ चार्ज कटता है। लेकिन क्योंकि सीबीडीसी का ये बैंकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के थ्रू रेगुलेट होगी। हालांकि कुछ और चीज़ें हैं जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये बात करते हैं। ये इतना आप समझिए कि जब आप फिएट को बैंक नोट में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी कन्वर्जन का चार्ज नहीं देना। अगर आपके अकाउंट में 100 ई रुपी हैं तो आप उसके बदले में 100 रुपये का बैंक नोट ले सकते हैं बिना एक भी कन्वर्जन चार्ज दिए, बिना एक भी पैसा कन्वर्जन चार्ज दिए। तो ये यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आगे देखते हैं, सीबीडीसी इज फंजिबल लीगल टेंडर। फंजिबल, देखिए फंजिबल समझने के लिए आपने एनएफटी का नाम सुना होगा, जहाँ पर वो नॉन फंजिबल टोकन रहता है। तो ठीक वैसे ही सीबीडीसी भी एक नॉन फंजिबल टोकन है। सीबीडीसी एक फंजिबल लीगल टेंडर है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं अपने बैलेट में विदाउट बैंक। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अब बैंकिंग सर्विस को यूज कर सकते हैं, बैंकिंग सेवाएं ले दे सकते हैं बिना किसी बैंक अकाउंट के। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो अभी कल परसों की वीडियो में बात की थी कि ये एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम को बाईपास किया जाता है सीबीडीसी के द्वारा। तो आप यहाँ पर बिना बैंक में अपना अकाउंट ओपन किए बैंक की सर्विस को यूज कर पाएंगे सीबीडीसी के माध्यम से। सपोज करिए अभी अभी करंट में जो आप यूपीआई पेमेंट या फिर दूसरे पेमेंट करते हैं उसके लिए आपको अपने पेमेंट एप्लीकेशन को, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या फिर दूसरे पे हो, जितने भी मोबाइल की ऐप हैं, योनो है या फिर आई मोबाइल ऐप है, इस तरीके की जो ऐप हैं उनको आपको बैंक से कनेक्ट करना होता है और आप बैंक टू बैंक लेन देन करते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं रहेगा तो आप इन सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हालांकि जैसे पेटीएम आपको कुछ सुविधा देता है अकाउंट में अपने बैलेट में पैसा होल्ड करने का और उसके बाद आप लेन देन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका सीबीडीसी का फंजिबल टोकन है, ये इसको आप बिना बैंक अकाउंट के केवल अपने वैलेट में स्टोर कर पाएंगे। और जिस तरीके से आप क्यूआर कोड का पेमेंट करते हैं
ठीक वैसे ही आप इसको अपने वैलेट से बिना किसी बैंक अकाउंट के डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। जैसे आप किराना स्टोर पर गए और किराना स्टोर का जो ऑनर है उसके पास भी अगर सीबीडीसी का वॉलेट है, तो आप अपने मोबाइल से उसके मोबाइल में ई रुपी को ट्रांसफ़र करेंगे और प्रोडक्ट बाय करेंगे। ठीक वैसे ही ये हर जगह होगा। यानी कि आप अपनी, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप अपनी सैलरी भी ई रुपी में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो प्रोडक्ट के बदले में ई रुपी को जो है आप ले सकते हैं एज ए, तो प्रोडक्ट और सर्विस सभी के बदले में आप ई रुपी ले पाएंगे बिना बैंक अकाउंट के अपने वैलेट में, और आपको इसके लिए बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यानी कि अब बिना बैंक के भी हर एक व्यक्ति के पास बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मनी इश्योरेंस एंड ट्रांजैक्शन। तो देखिए, अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस भी कर लिया है कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं मनी का, तो वहाँ पर कुछ चार्ज लगता है, ट्रांजैक्शन चार्ज जिसे बोलते हैं। तो ये इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब आप ई रुपी को इधर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको वहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना। दूसरा ये कि जब मनी को इशू किया जाता है, यानी कि पैसा जब इशू किया जाता है, तो नोट की प्रिंटिंग भी होती है, उसको मैनेज भी करना होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कॉस्ट लगती है। तो ई रुपी होने से, यानी कि डिजिटल करेंसी होने से, यहाँ पर मनी को इशू करने की कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी और ट्रांजैक्शन का चार्ज तो लगेगा नहीं, जैसे हमने यहाँ पर पहले ही देख लिया है। तो चलिए आप कुछ और पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। अब देखिए, बिजनेस दो तरीके से होता है, एक होता है नेशनली बिजनेस और एक होता है इंटरनेशनल बिजनेस। आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, कुछ प्रोडक्ट को अपनी लोकल मार्केट में सेल किया जाता है, अपने देश में ही सेल किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पर सीबीडीसी का कंसेप्ट है। आपको यहाँ पर टाइप समझना होगा कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं, सीबीडीसी के दो टाइप होते हैं। एक टाइप है रिटेल सीबीडीसी, दूसरा रहेगा होलसेल सीबीडीसी। तो पहले हम रिटेल सीबीडीसी को समझते हैं। आज के टाइम पर आप इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर बाय सेल करते हैं तो आईएनआर के बदले में करते हैं, और जब आपको अपना पैसा विदेश में भेजना हो तो आप यूएस डॉलर को इस्तेमाल करके रेमिटेंस के तौर पर यूज़ करते हैं और पैसा बाहर भेजते हैं। तो ठीक वैसे ही होगा जब भी आप कोई लोकल बिजनेस करेंगे, चाहे आप एक किराना स्टोर चलाते हो, चाहे आप एक टीचर हो या स्टूडेंट हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, कोई किसी रेस्टोरेंट के मालिक हो, ऑनर कुछ भी हो। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, उसके बदले में जो आप पेमेंट आईएनआर में लेते हैं, उसके जगह आप ई रुपी लेंगे, यानी कि रिटेल सीबीडीसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने आसपास जितने भी बिजनेस देखते हैं, वहाँ पर जो पैसे का लेन देन होगा बैलेट टू बैलेट, वो होगा रिटेल सीबीडीसी से, यानी कि ई रुपी से। अब हम बात, एक ई रुपी जो रहेगी वो एक इंडियन रुपीज़, एक रुपये के नोट या एक रुपये के सिक्के के बराबर रहेगी, और इसको आप आरबीआई सीबीडीसी भी कह सकते हैं, जो कि ई रुपी के नाम से भी आप इसको देखेंगे आने वाले टाइम में। दूसरा, अब आती है बात होलसेल सीबीडीसी की। तो हमारे पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, जैसे हमारे पैसे को अगर भारत के अंदर ही यूज़ करना है ई रुपी, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करना हो, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, और उसके द्वारा ही ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है मैनेज किया जाएगा डिजिटल करेंसी के माध्यम से। तो उसके लिए जो क्रिप्टो करेंसी यूज की जाएगी वो आपकी नेशनल करेंसी नहीं यूज़ होगी, क्योंकि आप अपना ई रुपी जो है वो चाइना के ई युआन को नहीं भेज सकते। उसके लिए बीच में एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत रहेगी, यानी कि सीबीडीसी की दो फॉर्म रहेंगी, एक रिटेल एक होलसेल। तो जो होलसेल सीबीडीसी रहेगी उसको इंटरनेशनली यूज किया जाएगा पेमेंट का लेन देन करने के लिए। हम अपनी रिटेल सीबीडीसी को होलसेल सीबीडीसी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो आप रिटेल को होलसेल में कन्वर्ट करके होलसेल को फिर आप जो है रेमिटेंस के तौर पर यूज़ कर पाएंगे, एक देश से दूसरे देश में भेज पाएंगे और ग्लोबल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। कॉस्ट उसमें भी बहुत कम लगेगी या फिर ना के बराबर लगेगी, लेकिन रिटेल को होलसेल में फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्ट जो है किया जाएगा, जैसे कि अभी तक हम समझ रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए आगे देखते हैं, डिजिटल रुपी वर्सेस डिजिटल करेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिजिटल रुपी यानी कि ई रुपी, या फिर हम इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर आरबीआई की डिजिटल करेंसी जो रहेगी उसको डिजिटल करेंसी, जिससे जैसे कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, या फिर हम यहाँ पर बिटकॉइन का एग्जांपल थोड़ा सा हट के लेते हैं। हम ये मानते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल रहेगा, या फिर आप ये मान के चलिए कि वन, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर वन से रिलेटेड हैं, वन से जुड़े हो, तो वन का एग्जाम्पल आप बड़े आराम से
समझेंगे। तो देखिए इनका हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन किया है। तो जो ई रुपी रहेगा वो उसमें एक लाइबिलिटी मिलेगी, जैसे कि एक विश्वास रहेगा वहाँ पर कि ये गवर्नमेंट के द्वारा या फिर रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, तो वहाँ पर कुछ आपका एक ट्रस्ट बनता है। दूसरा ये कि ये लीगल टेंडर ऑफ सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का लीगल टेंडर है, यानी कि पूरे देश में उसकी उसी तौर पर मान्यता रहेगी जैसे कि आपकी वर्तमान करेंसी की रहती है। जैसे आप अपने रुपए को कहीं भी यूज करते हैं, ठीक वैसे ही आप ई रुपी को भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसको सेंट्रल बैंक के द्वारा लीगल टेंडर घोषित किया गया है। अगर हम बात करें जो बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी हैं या फिर यूएसडीटी जैसी हैं या वन जैसी करेंसी है, तो इनको या तो किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किया जाता है, या फिर इनको किसी प्राइवेट कंपनी, जैसे वन को एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इनके पास रिलायबिलिटी नहीं रहती, ये पब्लिक का अपना ट्रस्ट रहता है, अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। जैसे कि अगर मैं ये मानूँ कि आज बिटकॉइन 16 लाख रुपए का है, तो ये मेरा और दूसरे व्यक्ति का एक ट्रस्ट है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं माने तो बिटकॉइन की वैल्यू कुछ नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। लेकिन अगर हम माने, आज ही हम मानना शुरू कर दें, तो बिटकॉइन की वैल्यू को हम 1 करोड़ भी बना सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये पब्लिक का ट्रस्ट, पब्लिक की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। यहाँ पर किसी गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक की कोई लाइबिलिटी या फिर कोई लीगल टेंडर इसको नहीं माना जाता। हालांकि कुछ देशों में बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना गया है, जैसे कि बहामास है या फिर नाइजीरिया टाइप के देश। तो आप इसको और भी ज़्यादा सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा ये है कि ई रुपी जो रहेगा वो बैंक नोट या फिएट करेंसी के बराबर रहेगा, यानी कि एक ई रुपी एक 1 रुपये के नोट के बराबर या 1 रुपये के सिक्के के बराबर रहेगा। आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अगर डिजिटल करेंसी की, तो ये वैल्यू जो है वो डिसाइड या तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। जैसे बिटकॉइन की वैल्यू जब ट्रेडिंग होती है एक्सचेंज पर, उसके बेसिस पर की जाती है। तो कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए बाइंग हो रही है, कितने ज़्यादा यहाँ पर सेलर हैं, उस बेसिस पर प्राइस अप डाउन रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर हम वन जैसी करेंसी की बात करें, जिनको या फिर यूएसडीटी जैसी करेंसी या फिर और भी यूएसडी जैसी डिजिटल यूएसडी टाइप की करेंसी हैं, जिनके प्राइस को यूएसडीसी की हम बात कर रहे हैं, जिनके प्राइस को स्टेबल बनाने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो जो क्रिप्टो के प्राइस को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेट के इक्विवेलेंट उसको नहीं कह सकते। यानी कि आप यूएसडीटी की भी बात करें तो इसकी वैल्यू भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई पर कहीं ना कहीं काम करती है। और इसके पीछे कुछ बिल्कुल सॉवरन करेंसी वाला कंसेप्ट काम करता है, एक कंपनी ही इसकी वैल्यू बनाती है। लेकिन अगर हम अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल देखें, एक टेरा लूना करके का जो क्रिप्टो थी टॉप 10 के अंदर आती थी, उसका एक अपना स्टेबल कॉइन भी था, तो उसकी वैल्यू एकदम से टूट कर अभी पॉइंटों में रह गई है। $1 से सीधी घटकर वो 0.23 या फिर 0.002 तक भी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में पीछे कोई मतलब कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट पर ही चीज़ें चल रही हैं, इनके पीछे कोई कोई अथॉरिटी काम नहीं करती। एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, लेकिन अथॉरिटी काम नहीं करती जो कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती है। तो आप इसको बिल्कुल यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा अंतर है। दूसरा रहेगा कि ये लीगल टेंडर है। आपका जो ई रुपी रहेगा उसको आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो उस क्योंकि उसको एक लीगल टेंडर बैंक ने घोषित किया है, रिजर्व बैंक ने घोषित किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ने घोषित किया है। हालांकि इधर जो आप यूएसडीटी या फिर बीटीसी या वन है, उसको इस स्तर पर कहीं भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी ने या किसी रिजर्व बैंक ने या सेंट्रल बैंक ने लीगल टेंडर घोषित नहीं किया है। ये केवल लोगों के बीच में लोगों के द्वारा बनाई गई और लोगों के द्वारा ही यूज की गई चीज़ें हैं। तो ये पब्लिक पर ही डिपेंड करता है, ना कि किसी गवर्नमेंट पर, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं रहती। अब हम सीबीडीसी और ई रुपी का एक और देखते हैं कि जब आप ई रुपी को डिजिटल रुपी को बैंक की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको वहाँ पर भी कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं देना। जबकि डिजिटल जैसे जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उनको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर चार्ज देना पड़ रहा है, टैक्स भी देना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको चार्ज और टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उधर पर आपका टीडीएस वगैरह सब कटता है, वो आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो आइए अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट चेक करते हैं और कंपेरिजन देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब पहले से ही करेंसी सिस्टम चल रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी स्विफ्ट सिस्टम है, रेमिटेंस के तौर पर यूएसडी को यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद आरबीआई को
सीबीडीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे दूसरी करेंसी सीबीडीसी यूज़ कर रही हैं, उनका अलग कंसेप्ट है, अपने कुछ अलग उनके टारगेट्स वगैरह रहेंगे, उनकी अपनी पॉलिसी होती हैं। तो भारत में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सीबीडीसी इज़ कॉम्प्लीमेंट। सीबीडीसी जो सिस्टम है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आ रही है, वो एक कॉम्प्लीमेंट है, ना कि रिप्लेस किसी चीज़ को किया जा रहा है। एडिशनल एवेन्यू नॉट रिप्लेसमेंट। तो यानी कि बैंकिंग सिस्टम जिस तरीके से अभी चल रहा है वो बाद में भी ऐसे ही चलेगा। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वर्तमान बैंकिंग सिस्टम को जो है रिप्लेस नहीं करेगा। वर्तमान बैंकिंग सिस्टम अपनी जगह काम करेगा और सीबीडीसी अपनी जगह काम करेगी। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बोलेस्टर इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी वाला, अभी जैसे डिजिटल इंडिया की एक कंसेप्ट चला था कुछ दिनों पहले, तो उसको जो है और आगे ले जाने का काम सीबीडीसी के द्वारा किया जाएगा। दूसरा ये रहेगा इन्हांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इन्हांस किया जाएगा, यानी कि बढ़ाया जाएगा। मेक पेमेंट सिस्टम इफ़िशिएंट। तो अभी के जो करंट में पेमेंट सिस्टम है उनकी इफ़िशियंसी को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, अभी आप ये देखिए बैंकिंग सिस्टम में आपको अगर कुछ काम कराना हो तो कितना टाइम बैंक में लेता है। हालांकि जब से ये नेट बैंकिंग सिस्टम और प्राइवेट बैंकों ने अपनी सर्विस को बेहतर किया है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन अभी भी वो इफ़िशियंसी यहाँ पर नहीं है। तो उसको जो है और इन्हांस करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी जब सीबीडीसी को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट रिडक्शन फिजिकल कैश मैनेजमेंट। तो फिजिकल कैश के मैनेज करने में, जैसे आपने देखा होगा कि एटीएम में जो है ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र रहता है, तो वहाँ पर कैश को विड्रॉल करने के लिए बैंक गार्ड भी लगते हैं, नोट का आवागमन भी होता है, करेंसी का लेन देन भी होता है, करेंसी की प्रिंटिंग भी होती है, उसको मैनेज भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कैश में, लॉकर, ये सारी चीज़ें। तो इन सब में जो कॉस्ट लगती है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा ये कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि नोट को छापने के लिए पेड़ की कटाई होती है, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं, कागज़ के ही नोट रहते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, जो कॉस्ट कटिंग की जा रही है, यानी कि और उसमें जो कागज़ का यूज़ है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितना आप डिजिटल रहेंगे उतना ही इन्वायरमेंट सही रहेगा। आगे देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी। तो कैशलेस इकोनॉमी बनाने की कोशिश है, आप इसको भली बात जानते हैं, यहाँ पर मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि सपोर्टिंग कंपटीशन इफ़िशियंसी एंड इनोवेशन इन पेमेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वेस्ट में, यूरोप में सभी सीबीडीसी पर काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरी इकोनॉमी ऐसा कर रही हैं, दूसरी कंट्री ऐसा कर रहे हैं, तो उस कंपटीशन को सपोर्ट करने के लिए भी सीबीडीसी की ज़रूरत रही है। दूसरा ये कि सीबीडीसी से जो इफ़िशियंसी मिलती है, डिजिटल करेंसी से जो पेमेंट करने की इफ़िशियंसी मिलती है, उसको अचीव करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और पेमेंट सिस्टम में एक नया इनोवेशन करने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इसीलिए आरबीआई सीबीडीसी को लॉन्च कर रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लोरिंग सीबीडीसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए भी सीबीडीसी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। बिल्डिंग पीपल ट्रस्ट अगेंस्ट क्रिप्टो, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आप देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का क्रिप्टो करेंसी काफ़ी टाइम से चल रही है, प्राइस भी काफ़ी अप डाउन पहुँचता है, 45 50 लाख तक बिटकॉइन का प्राइस गया है। लेकिन फिर भी वो जो मर्चेंट हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाया, और आज भी मर्चेंट बिटकॉइन में पेमेंट लेने से डरते हैं। हालांकि टेस्ला जैसी कंपनी तो बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन अभी आप रिसेंट न्यूज़ देखें तो टेस्ला ने भी बिटकॉइन पेमेंट सिस्टम को अवॉइड कर दिया है जब से इसके प्राइस में डाउन फॉल देखने को मिला है। तो यही एक बड़ा रीज़न है कि आरबीआई अपनी सीबीडीसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ताकि जो कम्युनिटी है उनके अंदर डिजिटल करेंसी को लेकर एक ट्रस्ट डेवलप हो कि इसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, और ये एक लीगल टेंडर है, और उसकी वैल्यू जो है वो करेंसी अपनी जो इंडियन करेंसी है उससे डाउन नहीं होगी, इसमें भी पैसा सेफ है और स्टेबल है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। आगे देखते हैं सीबीडीसी और क्रिप्टो का कंपैरिजन अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे कि सीबीडीसी और डिजिटल करेंसी का कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर क्रिप्टो के 2-4 बेसिक पॉइंट देखेंगे। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिप्टो में ये देखिए, जैसे बिटकॉइन है, हालांकि बिटकॉइन को एक देश ने अपनी लीगल टेंडर भी बनाया है, अपनी नेशनल करेंसी घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसके जो ड्रॉबैक हैं, इसकी जो कमियां हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर रखना
तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो पेमेंट सिस्टम है उसको इलीगल काम के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आप अभी भी देखिए इंडिया में, अगर किसी कंपनी का या किसी इंडिविजुअल का, किसी बिजनेसमैन का जो सिस्टम है, नेटवर्क है, उसको हैक किया जाता है तो बिटकॉइन में ही उनसे जो रिश्वत की डिमांड की जाती है, बिटकॉइन में ही उनसे जो है पैसा मांगा जाता है ताकि उनको ट्रैक ना किया जा सके। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने से बेहतर है डिजिटल करेंसी को यूज़ करना। दूसरा ये होता है कि इससे फाइनेंशियल टेररिज्म बढ़ता है। हथियारों की जो डीलिंग होती है, स्मगलिंग होती है, इस टाइप के काम भी क्रिप्टो फंडिंग के द्वारा किए जा सकते हैं। इलीगल फंडिंग के तौर पर भी इसको यूज किया जा सकता है। तीसरा ये कि ट्रांजैक्शन का चार्ज तो लगता ही है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइस में वॉलेटिलिटी रहने के कारण इसको ज़्यादा मर्चेंट ट्रस्ट नहीं मिला। तीसरा ये कि क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम जो है एक तरीके से जो अपने मॉनेटरी सिस्टम रहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, उसके पैरेलल एक पेमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करता है जो कि किसी भी देश को गवारा नहीं रहेगा। तो पैरेलल पेमेंट सिस्टम को रिमूव करने के लिए जो वर्तमान डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सीबीडीसी के सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि डिजिटल करेंसी का बेनिफिट लोग एक लीगल टेंडर के साथ, एक गवर्नमेंट ट्रस्ट के साथ या सेंट्रल बैंक के ट्रस्ट के साथ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि थ्रेट फॉर कैपिटल फ्लो मेजर। तो वर्चुअल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में जो कैपिटल का फ्लो होता है वो थोड़ा सा मतलब इरेगुलर हो जाता है। पता चला कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और वहाँ पर 10 लाख बन गए या फिर 50 लाख बन गए, फिर वो इधर उधर ट्रांसफ़र होता है फंड। तो ये बड़ा मतलब अनबैलेंस सा रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ नहीं किया जाता। हालांकि अगर प्राइस बढ़ता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन जब प्राइस डाउन होता है तो ये एक बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है। अफेक्ट द इन्फॉर्मेंस ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का जो इन्फोर्समेंट है, यानी कि उसका जो इन्फोर्समेंट है उसको क्रिप्टो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि क्रिप्टो करेंसी से बेहतर जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रही। यानी कि जब लोगों को क्रिप्टो करेंसी यूज करनी ही है, उसकी उसकी टेक्नोलॉजी के बेनिफिट लेने हैं, उसके रिलायबिलिटी लाइबिलिटी प्रोसेस का बेनिफिट लेना है, तो क्यों ना डिजिटल करेंसी को आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया जाए, सेंट्रल बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया जाए। तो अगर आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना ही है क्रिप्टो में, तो आप क्यों ना उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के द्वारा यूज़ करें। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें रहती हैं, क्योंकि एट द एंड आप अपनी नेशनल करेंसी को यूज़ करते हैं, चाहे आप क्रिप्टो भेजना हो या कुछ भी। अगर आपको क्रिप्टो ही फ़ॉरेन में भेजना है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप अपने आईएनआर को इन नेशनल करेंसी को ही कन्वर्ट करेंगे क्रिप्टो में, फिर सेंड करेंगे। तो आप अब अपने नेशनल करेंसी को सीबीडीसी के माध्यम से कन्वर्ट करके सेंड करिए। तो ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही फैसिलिटी या फीचर दिया जा रहा है। तो यही था मेन कंपैरिजन सीबीडीसी और क्रिप्टो में। अब देखें, सीबीडीसी इज़ मोर इट वाज प्रोग्राम फॉर। तो सीबीडीसी अपने आप को कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से ये बनाई गई थी डिजिटल करेंसी, उससे कहीं बेहतर करने की कोशिश कर रही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज देखी। आपके कई सारे क्वेश्चन जो थे, कई उनके डाउट्स जो थे वो आज यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।